नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, लेकिन इनमें से किसी में भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। आखिरकार ईडी ने दिल्ली के सीएम को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको ये बताएंगे कि आखिर दिल्ली शराब नीति जो पूरा मामला है वो क्या कुछ है और क्यों इस पूरे मामले में एक के बाद एक ईडी और सीबीआई का शिकंजा आपके नेताओं पर कसता जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सियासत क्यों शुरू हो गई है। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोपड़ा है। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी। इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होली अब जेल में बीतेगी, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनका नाम जुड़ा कैसे, दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनकी भूमिका क्या है और उनकी गिरफ्तारी किस आधार पर की गई और अब आगे क्या होने वाला है। ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल अब 28 मार्च तक रहेंगे। चूंकि अभी केजरीवाल 6 दिनों की ईडी की कस्टडी में है, तो ऐसे में वो जमानत या अन्य कोई भी याचिका नहीं लगा सकते। लेकिन अगर केजरीवाल के साथ इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर घर में किसी तरह की इमरजेंसी या परिवार के सदस्यों के साथ कोई घटना हो जाती है, तो ऐसे हालत में वो याचिका लगा सकते हैं। अब जानिए रिमांड के बाद क्या होगा। अधिकतम 14 दिन के रिमांड का प्रावधान है। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद ही केजरीवाल बेल याचिका लगा सकते हैं। इस दौरान जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो बेल मंजूर करते हैं या खारिज। बहस के दौरान आरोपी के वकील ये दलील दे सकते हैं कि पूछताछ में सारी जानकारी जांच एजेंसी को दे दी गई है, इसलिए मेरे मुवक्किल को बेल दी जाए। वहीं जांच एजेंसी बेल का विरोध करते हुए कह सकती है कि आरोपी एक बड़ा आदमी है और वो गवाहों और तथ्य को जेल से बाहर रहने पर प्रभावित कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में बेल खारिज की जा सकती है, जैसा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता के मामले में हुआ है। केजरीवाल सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। भ्रष्टाचार पर चलेगी झाड़ू के नारे के साथ वह सड़क से उठकर सदन तक पहुंचे थे। ऐसे में उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार के ये आरोप उनका राजनीतिक करियर तबाह कर सकते हैं। इसीलिए केजरीवाल ने फिर से इमोशनल कार्ड खेला है। ऐसा ही कार्ड उन्होंने 2013 में खेला था, जब कांग्रेस का विरोध कर सत्ता में आए और चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के ही साथ हो लिए। 49 दिन बाद जब सरकार गिरी तो केजरीवाल ने जनता से अपील की थी, आपके बेटे से गलती हो गई, कांग्रेस से हाथ मिलाया, माफ कर दीजिए। इस बार चुनावी साल में केजरीवाल ने जेल से अपना संदेश भेजा, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सुनाया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईडी की छापेमारी के दौरान अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी को एक अहम दस्तावेज मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के घर से ईडी को 150 पन्ने का दस्तावेज मिला है।
बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों की जानकारी केजरीवाल के घर से मिली है वो दोनों जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि 150 पन्ने के दस्तावेज में ईडी अफसरों के परिवार के बारे में जानकारी दर्ज है। इन अफसरों के काम, परिवार, संपत्ति के बारे में भी जानकारी दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी अफसरों के बारे में जानकारी क्यों इकट्ठा कर रखी थी? क्या ये गैर कानूनी तरीके से जासूसी का मामला नहीं कहा जाएगा? जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने ये कथित दस्तावेज सीनियर अफसरों को भेज दिया है। कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय है। वैसे मुश्किलें तो उन पर पहले ही काफी हैं। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को लेकर जो दलीलें दी हैं और केजरीवाल के वकील ने जो उसका काउंटर किया है उसको भी आपको जानना चाहिए। हमारी रिमांड याचिका में एक्साइज पॉलिसी केस का पूरा बैकग्राउंड शामिल है। पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके और रिश्वत देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। केजरीवाल घोटाले के सरगना हैं। केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया। अपराध की कमाई का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में किया गया। केजरीवाल पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। सिसोदिया के सेक्रेटरी ने बताया कि सिसोदिया ने उन्हें 2021 में केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। इस मामले में सिसोदिया भी गिरफ्तार है और उन्हें जमानत नहीं मिली है। केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहा था विजय नायर। विजय नायर दरअसल केजरीवाल के घर के पास रहता था। वो केजरीवाल के काफी करीब रहकर काम कर रहा था। विजय नायर ने बिचौलिए की भूमिका निभाई। केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से रिश्वत की मांग की। हमारे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान है। बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर मिलकर काम करना चाहिए। 2 मौकों पर पैसों का लेन देन हुआ। विक्रेताओं के माध्यम से रिश्वत के रूप में नगद पैसा दिया गया। इनवॉइस सिर्फ आंशिक राशि के लिए बनाई गई क्योंकि बाकी राशि रिश्वत के रूप में नगद दी गई थी। चैट से हर बात की पुष्टि होती है। चैट के मुताबिक हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कई लोगों को भारी नगद राशि सौंपी गई। रिमांड ऑटोमेटिक नहीं है, इसे पीएमएलए जैसे कानून के प्रावधानों को पूरा करना होगा। पहली शर्त ये है कि उसके पास कोई भौतिक सामग्री हो, मतलब विश्वास करने का कारण होना चाहिए, और आखिर में वो दोषी होना चाहिए। ऐसा सामान्य कानून में क्यों नहीं होता? क्योंकि जब गिरफ्तारी करना मुश्किल होता है तो व्यक्ति को छोड़ना भी मुश्किल होता है। किसी को दोषी मानने की वजह और ईडी के पास मौजूद सामग्री के बीच एक सिलसिला, एक संबंध होना चाहिए। पहली चीज जो हमें दिखानी चाहिए वो है गिरफ्तारी की जरूरत। सिर्फ इसलिए कि आपके पास गिरफ्तार करने की पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका इस्तेमाल करना ही होगा। प्लीज कानून को एक बार देखें। पूरी रिमांड एप्लीकेशन गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की कॉपी पेस्ट है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे। अगर मेरे शिकायतकर्ता के अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बयान देता है तो क्या वह अदालत उसे सबूत मान सकती है? किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली, कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली। सिंघवी ने पवन बंसल जजमेंट को पढ़ते हुए कहा कि गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। जब सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल दिल्ली की नई शराब नीति है आम आदमी पार्टी के मौजूदा बर्बाद हालत के कारण। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इसी शराब नीति की वजह से जेल में है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार भी यही है। कुछ मुलाकातें, कुछ गवाहियां और कुछ फोन कॉल्स दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बनी। ईडी की चार्जशीट में कई बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। बूची बाबू, गोरंतला, दिनेश अरोड़ा की गवाही ही केजरीवाल के खिलाफ गई। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बैठकें हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बूची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात भी करवाई थी।
इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। ये वो कारण थे कि जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के फंदे में फंसे हैं। जिस भ्रष्टाचार के खात्मे के नारे के साथ वो सत्ता में आए थे, अब उसी भ्रष्टाचार के कथित आरोपों ने उन्हें सलाखों तक पहुंचा दिया है। भ्रष्टाचार की सफाई के वादे के साथ राजनीति की अपनी पारी शुरू करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ईडी ने 9 समन के बाद दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर ही लिया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सीएम कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। नतीजा ये हुआ कि लोग सड़क पर उतर आए, राजनीतिक गलियारों में कहासुनी तेज हो गई। खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूँगा, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो पूरे विपक्ष में हाहाकार मच गया। क्या राहुल, क्या अखिलेश, सबने एक एक करके लोकतंत्र की दुहाई देते हुए ट्वीट्स की भरमार कर दी। एक तरफ जहां दुहाई संविधान और लोकतंत्र को लेकर दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी संविधान और लोकतंत्र को अनदेखी करने की बात की जा रही है। सवाल दूसरा ही जायज लग रहा है कि आखिर जांच एजेंसी के इतने समन और कोर्ट के निर्देशों के बाद भी केजरीवाल का ना पेश होना कितना सही था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। पूरे युवा वर्ग को नशे में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल, आज आप कानून की गिरफ्त हैं। कितनी माताओं बहनों की हाय आपको लगी, कितनी माताओं के घर उजाड़ने का काम आपने किया, और आज सच सबके सामने। और आज जब माननीय हाई कोर्ट ने खुद चैम्बर में सबूत देख लिए, उसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल आपको जांच एजेंसी के सामने जाना है। मैं हैरान हूँ कि कितनी नौटंकी आपने की, कितने बहादुरी आपने बनाई, लेकिन अंततः सत्य की जीत। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति। तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है। एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज़्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजॉरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है।
देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसेवा अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड का। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोली और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और जब उस पर कार्रवाई हो रही और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है, आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती। दरअसल ये सियासी घमासान स्वाभाविक है। गिरफ्तारी के बाद बवाल तो होना ही था। गिरफ्तारी के पीछे की पटकथा भले ही ईडी ही लिख रही थी, लेकिन देखा जाए तो इसमें तेजी लाने का काम खुद केजरीवाल ने ही किया था। उन्हें क्या पता था कि कोर्ट में विक्टिम कार्ड खेलने वाला उनका दाव उल्टा पड़ जाएगा। शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजे। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे। याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। 21 मार्च को केजरीवाल फिर हाई कोर्ट गए। कोर्ट से ईडी द्वारा गिरफ्तार न होने के आश्वासन की अर्जी लगाई। कोर्ट ने आश्वासन देने से इनकार कर दिया। ईडी की चार्जशीट भी देखी। 21 मार्च को शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सबसे बड़ा सवाल वही उठा जो गिरफ्तारी से पहले से ही उठता आ रहा था। आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? जवाब भी तुरंत ही मिल गया और उस जवाब पर पलटवार भी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर कोई ऐसा कानून है जो उन्हें ऐसा करने से रोकेगा? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के करीब 50 दिन पहले जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने पहले ही नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तो आगे के सीन को भी समझ लेते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं जो जेल से सरकार चलाने से रोके। जेल से सरकार चलाने का भी कोई नियम नहीं है। अपने तरीके का ये पहला मामला है। इससे पहले हेमंत सोरेन और लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था। कानून के दायरे में सीएम रह सकते हैं केजरीवाल। इस्तीफा ना देने पर हो सकता है संवैधानिक संकट। जेल मैनुअल भी काम में आड़े आएगा। जेल में खत्म हो जाते हैं सारे विशेषाधिकार। एलजी की भूमिका से दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। यानी इस सवाल पर उलझन अब भी बरकरार है कि दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। देश में पहली बार कोई सरकार जेल से भी चलेगी। इस सवाल से भी जल्द ही पर्दा उठेगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ता जमकर हंगामा काट रहे हैं। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने का क्या कारण बताया है। आबकारी मामले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता। केजरीवाल के माध्यम से ली गई रिश्वत की रकम का गोवा चुनाव में इस्तेमाल। नई आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका। विजय नायर और मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिले थे। विजय नायर आप मीडिया प्रभारी थे। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। 100 करोड़ की रिश्वत के बदले 592 से 600 करोड़ का फायदा हुआ। बड़ी मात्रा में रिश्वत के लिए कैश का इस्तेमाल हुआ। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली की आबकारी नीति में एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा गया। दिल्ली की नई शराब नीति के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला सा चल निकला है। सबसे पहले आबकारी घोटाले की टाइमलाइन समझिए। 17 नवंबर 2020 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की गई, जबकि 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की।
उपराज्यपाल की ये सिफारिश दिल्ली के मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट के बाद आई जिसमें कहा गया था कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ। मामला बढ़ा, सवाल उठे तो 28 जुलाई को दिल्ली के तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने के लिए उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया। इसके 3 दिन बाद ही यानी 31 जुलाई 2022 को आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द कर दिया गया। लेकिन दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 रद्द करने से भी दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि इसके बाद से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और उनके करीबी सहयोगियों को ईडी और सीबीआई की जांच की आंच का सामना करना पड़ा। एफआईआर दर्ज हुए और फिर तलाशी और पूछताछ के बाद शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर। 27 सितंबर को सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आपके कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। फिर अगले दिन यानी 28 सितंबर को ईडी ने शराब व्यापारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू ने कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए के कम से कम 2 भुगतान किए। इसके बाद 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए पैरवी कर रहा था। फिर 17 अक्टूबर को मामले में सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की। 25 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें मनीष सिसोदिया आरोपी के रूप में नहीं थे। चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोयिनपल्ली समेत 7 आरोपियों के नाम शामिल किए। अभी तक इस सीन में मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में नहीं था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच नहीं पहुंची थी। लेकिन इस मामले में जब तमाम गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ हुई तो एक के बाद एक खुलासे हुए और एक के बाद एक इस घोटाले से जुड़े नए नए किरदार सामने आते गए। इस घोटाले में भानुमति का पिटारा तब खुला जब 30 नवंबर को ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी कहे जाने वाले अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। 2 फरवरी को ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की और उससे विजय नायर पर भरोसा करने को कहा। फिर 9 फरवरी को ईडी ने राजेश जोशी को गिरफ्तार किया। राजेश पर आरोप है कि उसने इस पैसे का इस्तेमाल आपके गोवा चुनाव अभियान में किया। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई तो इसके करीब 8 महीने बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। ईडी की चार्जशीट देखें, इस केस में दर्ज एफआईआर की कॉपी देखें तो पूरा मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब जांच एजेंसियों को देने की बजाय पूरा मामला राजनीतिक बना दिया। दिल्ली की नई आबकारी नीति दरअसल एक तरह से एक सियासी भानुमति का पिटारा साबित हुई। जब ये पिटारा खुला तो आरोपों और भ्रष्टाचार की मधुमक्खियां चारों तरफ फैल गईं। जिसको डंक लगा उसके सुर अलग निकले, जिसको शहद दिखा उसके भी सुर अलग निकले। दरअसल इन तमाम सियासत के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में गड़बड़ क्या थी और क्यों इस नीति ने आम आदमी पार्टी की साख को सलाख के पीछे पहुंचा दिया। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। बताया गया कि इससे राजस्व में 9500 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह आउट हो गई, जबकि अब शराब कारोबार निजी कंपनियों के हाथ में चला गया। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति के तहत दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया।
यही नहीं, सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली सरकार को उम्मीद थी कि नई दिल्ली शराब नीति से सरकार के राजस्व में बम्पर कमाई होने वाली है। बम्पर कमाई तो हुई, लेकिन सरकार की नहीं बल्कि शराब कारोबारियों की शराब बिक्री में हेरफेर के आरोप भी लगने लगे और ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक समय वो भी था जब अन्ना आंदोलन के कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश किया था, तो जंतर मंतर के मैदान से जनता से एक वादा किया था। आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। इसी को तो तोड़ना है। अगर हम लोग भी पैसे की राजनीति करने लगे तो फिर क्या फायदा। इस बार हमें चुनाव बिना पैसे के लड़के दिखाना पड़ेगा। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कभी राजनीति से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन से उभरे इस नेता पर जब उसके शिल्पकार से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी प्रति से हुआ। दुख अन्ना को भी हुआ है और उस जनता को भी जिसने कभी आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान लिया था। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। हालांकि केजरीवाल के लिए आगे की राह और मुश्किल दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका वापस ले ली है और मामले में हाई कोर्ट में भी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है। और फिर हाल ही में 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में भेजे गए हैं। तो इस पूरे मामले पर सियासत लगातार जारी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनावों में क्या कुछ जो इसका असर है वो पड़ने वाला है। और साथ ही साथ अगर अरविंद केजरीवाल जेल में ही रह जाते हैं तो आने वाले समय में उनकी सत्ता को कौन संभालेगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।